Dalton's atomic theory. This is one of the fundamental theory in chemistry. I am using the word fundamental because, as we all know, the study of chemistry begins with the study of atom. It is not possible to understand chemistry without having a clear concept of atom. And this theory provides a concept about the atom. Although this theory is very basic theory, you will not get a detailed information about the structure and chemical properties of atom, but it provides basic concept regarding atom. ठीक है. अब क्योंकि जो डाल्टन ने जब ये थ्योरी दिया तब साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं हुई थी जितना आज है. ठीक है. इसलिए इनकी थ्योरी में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, जो रिसर्च एप्टीट्यूड होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है. ठीक है ना. मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं किया गया. इसमें सिंप्लीफाइड वे में एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है. हालांकि इस थ्योरी को आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डाल्टन ने उस समय 1808 में ये थ्योरी प्रपोज की गई थी, 1808 में. और आज देखिए कि 200 साल से ज़्यादा हो गए इस थ्योरी को दिए हुए, लेकिन आज भी इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूरी तरह सही हैं. ठीक है. तो इसलिए हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड करता है एटम को समझने के लिए कि एटम क्या होते हैं और एटम कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. इन सब चीज़ों को ब्रीफ वे में इस थ्योरी में डिस्कस किया गया है. ठीक है ना. तो चलिए फटाफट पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में. ठीक है. मैंने अभी जिक्र किया 1808 में, तो 1808 में डाल्टन ने एक बुक पब्लिश की, जर्नल कहेंगे उसको, साइंटिफिक जर्नल पब्लिश किया, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी. और इसी जर्नल में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जिक्र किया गया. ठीक है. जो वर्ड एटम है वो डाल्टन ने नहीं दिया. ठीक है ना. एटम जो वर्ड है, ये वर्ड ग्रीक वर्ड एटोमियो से बना है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल. ठीक है. यानी बहुत पहले से लोगों का ये मानना था कि कोई भी मैटर है उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हुए चले जाएं तो लास्ट में एक ऐसा पार्ट हमको मिलेगा, एक ऐसा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेगा जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है. तो जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल था उसी को एटोमियो कहा जाता था, और वही वर्ड आगे चल के मॉडिफाई होकर के एटम के रूप में जाना गया. ठीक है. डाल्टन ने भी ये माना था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है. इसीलिए इनकी थ्योरी की वीकनेस अगर हम लोग कहें तो पहला वीकनेस यही था कि डाल्टन ने एटम को इंडिविजुअल पार्टिकल कंसीडर किया था. हालांकि जब हेनरी बेकरल, मैडम क्यूरी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया, तब ये पता चला कि एटम को तो डिवाइड किया जा सकता है. एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में डिवाइड किया जा सकता है. इसीलिए थ्योरी की वीकनेस कहें तो सबसे बड़ी वीकनेस वही थी कि एटम को इस थ्योरी में इंडिविजुअल पार्टिकल माना गया था. बाद में पता चला कि एटम जो है वो एटम को डिवाइड किया जा सकता है, मतलब एटम इज नॉट इंडिविजिबल पार्टिकल. ठीक है. तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं. सबसे पहला पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल indivisible particles called atom. ठीक है. कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम. ऑल द एटम्स of one element are alike, that is they have
सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इसके जितने भी एटम होंगे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब शेप, साइज, मास, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब टेंडेंसी टू कंबाइन विथ एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, केमिकल रिएक्शंस, ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी हो गए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग एनालिसिस भी करेंगे हर पॉइंट का कि डाल्टन ने उस समय, ये डेट देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डाल्टन को हम बहुत ब्लेम नहीं करेंगे, इसलिए कि उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी की उतनी डेवलपमेंट नहीं थी। ठीक है, जितना भी उसने बताया एटम के बारे में वो उस समय के अनुसार सफिशिएंट था। आज के समय से हम लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें लिखा गया ऑल द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर एलाइक। तो ये ठीक है, ये सही पॉइंट है, लेकिन अगर हम लोग आइसोटोप्स को कंसीडर करें, ठीक है, आइसोटोप्स को कंसीडर करने के बाद मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, तो ये तीनों आइसोटोप में देखिए मास की वैल्यू जो है 1, 2 और 3 है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है 1 सभी में। तो ये पॉइंट देखिए आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आइसोटोप्स के मास अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक वीकनेस हम लोग कह सकते हैं कि अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की वीकनेस की बात करें तो ये जो सेकंड पॉइंट दिया गया इसमें आइसोटोप्स को कंसीडर नहीं किया गया है। अगर आइसोटोप को कंसीडर करेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ different elements differ in their properties। ठीक है, तो ये भाई सही है पॉइंट कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके एटम के प्रॉपर्टीज को अगर हम कंपेयर करें तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में भी बताया डाल्टन ने। कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine together in fixed ratio। ठीक है, जैसे वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्चुअली एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine together in 1:8 रेशियो बाई मास। ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में भी आपको बताया था, है ना। तो ये पॉइंट भी सही है कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एक से ज़्यादा प्रकार के एलिमेंट्स के एटम आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या बताया डाल्टन ने, 5th पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस आर chemical reactions are the reorganization of atoms to form a new substance। केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डाल्टन ने बताया था। उसने बताया कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो एटम पहले से प्रेजेंट हैं वही एटम हमारे प्रोडक्ट में मिलेंगे हमको, बस उनका जो है रीअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो जाती है।
इसको एक एग्जांपल से समझा जाए, जैसे H2 प्लस I2 से बनता है 2HI, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर हम लोग H2 को देखें तो ये कैसा है, H और H के बीच में बॉन्ड है इसमें, ठीक है। आयोडीन में क्या है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन इस तरह से हुआ होगा, H ये मॉलिक्यूल हो गया, I बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं, ये मॉलिक्यूल हो गया। जब प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यानी एक स्टेज ऐसा आया होगा जिसमें ये बॉन्ड्स आधा ब्रेक हो चुके होंगे और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन आधा हो चुका होगा और फाइनली ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और हमको ये प्रोडक्ट मिल गया इस तरह से। तो ये तो आज हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन डाल्टन ने इस चीज़ को ही माना था कि केमिकल रिएक्शन इसी तरह से होते होंगे, मतलब उसमें कोई नया एटम प्रोडक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। जितने एटम आपके रिएक्टेंट में थे उतने ही एटम प्रोडक्ट में होंगे, ठीक, और वही एलिमेंट के होंगे जो कि आपके रिएक्टेंट में अवेलेबल है, बस उनका ऑर्गेनाइजेशन बदल जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी के रैक पर कुछ किताबें रखी हुई हैं, मान लीजिए एक रैक पर फिजिक्स रखा गया है, एक रैक पर केमिस्ट्री रखा गया है, एक रैक पर मैथ रखा गया है, ठीक है। अब कोई दूसरा आदमी आया उसी लाइब्रेरी में, उसने क्या किया कि इसका अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी बुक्स उतने ही हैं जितने पहले थे, बस उसका पैटर्न उसने बदल दिया कि मैथ वाली बुक को ऊपर रख दिया, फिजिक्स वाले को बीच में रख दिया, केमिस्ट्री वाली को नीचे रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को हम लोग समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर द reorganization of atoms to form a new substance, means the same atoms are present in product which were available in the reactants but their organization is changed, their arrangement is changed, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डाल्टन ने उस समय ही दे दिया था केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। और छठवां पॉइंट क्या है हमारा, छठवां पॉइंट है एटम्स आर द smallest particle which take part in a chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शन का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो एटम होता है, ठीक है। जैसे अभी ये रिएक्शन मैंने लिखा, तो रिएक्शन होते समय क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल जब रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम में टूट जाएगा, ये भी क्या होगा, एटम में टूट जाएगा और फिर से ये एक दूसरे से कंबाइन करके नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी एटम ही सबसे छोटा यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो आप देखिए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं कि एटम को क्या माना गया, इंडिविजुअल, ये पॉइंट गलत है। दूसरा ये पॉइंट सही है, लेकिन अगर हम लोग आइसोटोप्स को कंसीडर करेंगे तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये कुछ लिमिटेशंस के साथ सही है, ठीक है। ये पॉइंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर प्रॉपर्टी, ये सही है, और कंपाउंड का फॉर्मेशन जो बताया गया वो भी सही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ। जैसे हमने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में आपको बताया था कि अगर आइसोटोप से एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कार्बन 13 कार्बन 14, तो इनसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि वो फिक्स रेशियो नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये भी पॉइंट कुछ लिमिटेशंस के साथ सही है, ये पॉइंट पूरी तरह से सही है और ये वाला भी पॉइंट पूरी तरह से सही है। यानी केमिकल रिएक्शंस के बारे में एटम का जो कॉन्सेप्ट दिया डाल्टन ने वो पूरी तरह से सही है, ठीक है। मैं इसलिए ये सब चीज़ों पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि जब हमसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूछा जाता है, वो एनालिसिस करना चाहते हैं। एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि क्या हम समझ भी रहे हैं कि बस पॉइंट को मेमोराइज किए हैं। जैसे इस पॉइंट को लिख दिया गया कि
According to Dalton's atomic theory, all the atoms of one element are alike. They have same physical and chemical property. ठीक है, अब नीचे उसका रीजन लिखा, स्टेटमेंट बना करके रीजन लिखा गया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विथ सर्टेन लिमिटेशन, या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन एलिमेंट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. क्यों? क्योंकि जब हम लोग आइसोटोप्स की बात करेंगे तब ये गलत होगा, अदरवाइज ये सही है. तो पूरी तरह से इसको गलत नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है ना. उसी तरह से कोई भी पॉइंट उठा करके अगर हमसे दिया जा रहा है, हमारे सामने रख दिया गया, तो हमें उसको एनालाइज करने आना चाहिए. ठीक है ना. तो अभी तक हमने क्या किया, आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया, अवोगाड्रोस लॉ बताया और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है ना. अब जो है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या हम कॉन्सेप्ट को जो समझ पाए उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है ना. ओके, मैंने 3 क्वेश्चन अभी सेलेक्ट किया है. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं सबको. ठीक है. पहला क्वेश्चन हमारा है 4.88 ग्राम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट. देखिए पोटेशियम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरेट आयन ClO3 1 माइनस नेगेटिव चार्ज होता है इस पर. ठीक है. ऑन हीटिंग गिव्स 1.92 ग्राम ऑक्सीजन. व्हाट इज द वेट ऑफ KCl? ये KCl रेजिड्यू यानी कि जो सबस्टेंस बच गया लेफ्ट, और इसी का वेट हम लोग को पता करना है. तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें. KClO3 इसको हीट किया जा रहा है, बन क्या रहा है KCl प्लस O2. ठीक है. रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देंगे. 2 KClO3 गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2. ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है. ऑक्सीजन बनाने का ये लेबोरेटरी मेथड है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर जो वेट दिए गए हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर दें. KClO3 का वेट कितना है 4.88 ग्राम. KCl का हमको पता करना है और ऑक्सीजन का जो वेट है वो भी दिया हुआ है 1.92 ग्राम. ठीक है. अब जो है देखिए यहाँ पर हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना है. क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. ये हमको मास ही दिया गया है. वेट में हम लोग को कोई भी चीज़ का वेट या मास को कंपेयर करने में एक ही तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो यहाँ हम लोग मास ही कैलकुलेट करने वाले हैं उसका. ठीक है. तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं x लेट. तो क्या हो जाएगा 4.88 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.92 और 4.88 माइनस 1.92 इज इक्वल टू एक्स. देयरफॉर x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ठीक है. 4.88 माइनस 1.92, 8 माइनस 2 6 एंड दिस विल बी 18. कैरी लेगा 18 माइनस 9 9 हो गया और ये 3 हो गया. तो 3 माइनस 1 2.96 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी लेफ्ट इन द वेसल. ठीक है. क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है तो ये आसानी से वेसल से बाहर निकल जाएगा. ये सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड है और ये क्या है गैस है. सो as soon as oxygen gas is formed it will escape out from the vessel and the only residue left will be potassium chloride whose amount is 2.96 gram. This is our answer. ठीक है ना. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. दूसरा क्वेश्चन देखिए व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड. पहले तो फॉर्मूला सही से लिखने आना चाहिए केमिस्ट्री में, है ना. फॉर्मूला अगर गड़बड़ करेंगे तब तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा. बेरियम कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? सेकेंड ग्रुप में है ये. ठीक है. सेकेंड या सेकेंड ए आप कहते हैं, उसी में बेरियम है. ठीक है.
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ठीक है, वहीं पर बेरियम है। तो बेरियम की वैलेंसी कितनी होगी 2+, और क्लोरीन का जो आयन है 1-, तो फॉर्मूला क्या होगा BaCl2। ठीक है, और सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम की वैलेंसी 1+। सल्फेट आयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं SO4 2-, क्या फॉर्मूला होगा क्रिस क्रॉस से Na2SO4। ठीक है, और इससे फॉर्मेशन क्या होगा, देखिए इसमें 2 आयन हैं, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन, 2 ठो क्लोराइड आयन है। इसमें भी 2 आयन हैं, 2 सोडियम आयन है और 1 सल्फेट आयन है। मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ कि जब भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है। तो इसका पॉजिटिव आयन बेरियम है, ये रिएक्ट करेगा सल्फेट आयन से, दोनों की वैलेंसी 2 है, इसीलिए फॉर्मूला क्या होगा BaSO4, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए Cl- का रिएक्शन होगा Na+ से, दोनों की वैलेंसी 1 यूनिट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा NaCl। और बैलेंस करने के लिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर। अब इनके मास जो दिए गए हैं उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिख रहा है व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड विल रिएक्ट, यानी ये आपको पता करना है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, x ग्राम। ठीक है, विल रिएक्ट विथ 2.36 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 3.88 ग्राम बेरियम सल्फेट एंड 1.94 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर वैसे ही आपको करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर दीजिए। x + 2.36 इज इक्वल टू हो जाएगा, x + 2.36 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.88 + 1.94। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। x + 2.36 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 8 + 4 12 2 1, 9 + 8 9 + 8 17 17 1 18 1 3 1 4 1 5 5.82। तो x इज इक्वल टू हो गया 5.82 - 2.36, कितना हो जाएगा 5.82 - 2.36, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में 6 गया 6, और ये हो गया 7 7 - 3 4, और 5 - 2 3, 3.46 ग्राम। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड था। ठीक है, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे रिएक्शंस हम लोग लिखते भी आए हैं, क्लास 8th 9th 10th में आपने बहुत बार ऐसा लिखा होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो हमें नहीं पता है तो बहुत आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे हम लोग रिएक्शन से फैमिलियर होते रहेंगे। जैसे आज आपने ये एक नया रिएक्शन अगर जाना तो अगली बार तो कम से कम इस रिएक्शन को आप पहचान लेंगे, है ना। तो ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, अचानक से हमको सब कुछ नहीं आ जाएगा। हो सकता है कि आपने पढ़ा हो और ये आपको याद ना आ रहा हो, लेकिन अभी यहाँ देख लिया आप, तो ऐसे रिएक्शन जो आपको नहीं याद आ रहा है उसको आप एक बार तो बुक से देखेंगे, फिर अगली बार तो कम से कम याद रहेगा ना वो। इसीलिए क्वेश्चन करना हमारा पहला काम है, परेशान होके करें या आसानी से करें। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑक्सीजन। तो मैं इसको तो यहीं कर दूंगा भाई। ठीक है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का ही डेटा है, तो टोटल मास, यहाँ कैल्शियम का मास, यहाँ ऑक्सीजन का मास। तो पहले लिख रहा है 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी 1.4 ग्राम अगर कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसमें 0.4 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 0.4 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। तो कैल्शियम कितना होगा 1 ग्राम होगा, साफ सुथरा दिख रहा है, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीजन से ही तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2+ और ऑक्सीजन की 2-। फॉर्मूला क्या होगा CaO। ठीक है, तो जो टोटल मास है उसमें ऑक्सीजन का मास 0.4 है, तो रिमेनिंग जो मास होगा वो किसका होगा, कैल्शियम का होगा। ठीक है, दूसरा केस में क्या दिया है 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, तो 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 2.5 ग्राम कैल्शियम। कैल्शियम इसमें दे दिया है 2.5 ग्राम
और ऑक्सीजन तब कितना होगा, जो बचेगा 3.5 में से 2.5 घटा दीजिए, कितना हो गया 1 ग्राम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये डेटा जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में उनके मास का रेशियो फिक्स होता है। तो यहाँ पर आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, कितना होगा 1/0.4। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1/4/10, 10 ऊपर चला जाएगा 10/4 हो जाएगा, मतलब 5/2। तो इसका रेशियो हो गया कैल्शियम इस टू ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पर हो गया 5/2। और यहाँ भी वही आएगा, देखिए 2.5, कहाँ जगह नहीं है क्या, 2.5/1, मतलब क्या हो गया 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं 5/2। तो यहाँ भी रेशियो क्या है 5/2 है। तो आप इसी डेटा से ये कंफर्म कर ले रहे हैं कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ कैल्शियम इज टू ऑक्सीजन is a constant quantity, therefore these data confirm law of constant proportion। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं हम लोग को, और 2 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमें वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ अगला स्टेटमेंट वही था कि वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एबव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैंने उसे नहीं लिखा है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हो रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर का 0.5 ग्राम लिया गया और उसको नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया गया। एक्सेस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब एक्सेस में है वो। ठीक है, पूरी तरह से वो डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होने का मतलब क्या है कि HNO3 सॉल्यूशन में जब ये सिल्वर जाएगा तो ये आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, Ag+ में ये चेंज हो जाएगा। अब जितना भी सिल्वर आपने ऐड किया वो सब के सब Ag+ के फॉर्म में हो जाएगा, यानी हम लिख देंगे 0.5 ग्राम प्लस। आगे इसमें क्या किया गया, सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस NaCl सॉल्यूशन। अब आगे इसमें NaCl सॉल्यूशन ऐड किया गया। तो आपको पता है NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड। जैसे ही वो सॉल्यूशन में जाएगा तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, और जो Cl- है, जो नेगेटिव आयन है, वो Ag+ से रिएक्ट करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, जिसकी अमाउंट यहाँ दी गई है, कितना है 0.66 ग्राम। ठीक है, सिल्वर कितना है इसमें 0.5 ग्राम है, और AgCl कितना बना 0.66 ग्राम। तो जो भी मास यहाँ इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, Cl की वजह से इंक्रीज हो रहा है। यानी Cl का मास यहाँ कितना हो जाएगा, मास ऑफ Cl इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 0.66 minus 0.5, so you will get 0.16 ग्राम। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ Cl। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट 1 की बात हो गई, जिसको हम एक टेबल में रिप्रेजेंट भी कर दे रहे हैं। यहां हम लोग लिखेंगे मास ऑफ AgCl, यहाँ लिखेंगे Ag का इसमें कितना मास है और Cl का कितना है, और ये रेशियो मास ऑफ Ag इज टू मास ऑफ Cl। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट में AgCl का मास कितना है 0.66, जिसमें से Ag है 0.5 और Cl है 0.16। ये सारे मास ग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, अब Ag और Cl के मास का रेशियो कितना होगा वो लिख देते हैं। तो ये लिख दीजिए 0.5/0.16। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 50/16। तो एक कैंसिल हो जाएगा, 225 टाइम्स 2 8 टाइम्स, सो द रेशियो इज 25:8। अब चलते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, 1 ग्राम मेटेलिक सिल्वर वायर इज हीटेड इन ड्राई क्लोरीन। आगे लिखा गया 1.32 ग्राम AgCl इज फॉर्म्ड। तो ये सीधा सा रिएक्शन है, Ag + Cl2 से बनता है AgCl। बैलेंस कर देते हैं, 2Ag + Cl2 गिव्स 2AgCl। और इसमें सिल्वर कितना था 1 ग्राम था, और AgCl कितना बना है 1.32 ग्राम।
तो यहाँ मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, इस AgCl में सिल्वर कितना होगा 1 ग्राम, क्योंकि उतना ही अवेलेबल था, उससे ज़्यादा तो सिल्वर था नहीं, तो सबका सब सिल्वर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और जो एक्स्ट्रा मास दिख रहा है वो किसका मास है, Cl का है। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया 1.32 माइनस 1 दैट इज 0.32 ग्राम। तो यहाँ लिख देते हैं क्या हो गया, ये आपका होगा 1.32, जिसमें से सिल्वर 1 हो गया और Cl हो गया 0.32। अब इसका रेशियो निकालिए 1/0.32 इज इक्वल टू हो जाएगा 100/32। 4 टाइम्स 425 टाइम्स एंड 4 8 जा, तो ये रेशियो कितना आया 25:8। तो दोनों रेशियो क्या हैं, सेम है। यानी सिल्वर क्लोराइड दो एक तरीके से बनाया गया, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके सिल्वर क्लोराइड बनाया गया, लेकिन जो बना हुआ कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, उसमें सिल्वर और क्लोरीन के मास का रेशियो फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये किस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, कि अगर दो एलिमेंट मिल करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, या हम कहें कि किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट होंगे वो फिक्स होते हैं और उनके मास का रेशियो भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि इस केस में हमको मिला, यहाँ पर दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से AgCl को बनाया गया, लेकिन द रेशियो ऑफ मास ऑफ सिल्वर टू द मास ऑफ क्लोरीन इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी इन बोथ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो दिस क्लियरली वेरीफाइज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, ओके।